हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन मोर क्लास। जहां हम लोग इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल सी जो कि है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, इसके यूनिट 27 की बात करने वाले हैं। जहां हम लोग इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेटर्स एंड देयर रोल्स को देखने वाले हैं। तो इसके कंटेंट्स क्या होंगे, यहाँ हम लोग रोल ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, रेगुलेटर इन एन इकोनॉमी, आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई एंड पीएफआरडीए, हम लोग इसको इन डिटेल देखेंगे। सो फ्रेंड्स, उससे पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन कि आपने क्या करना है, इस वीडियो को देखते देखते आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है कि कोई अपडेट तो वहाँ नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि इफ़ वी हैव अपडेटेड समथिंग इट मीन्स कि वो अपडेट अभी रिसेंट है और साथ ही वो IABF की साइट पे भी पब्लिश्ड है। साथ ही फ्रेंड्स, हम लोग जो कमेंट है उसमें भी पिन करेंगे जो भी लेटेस्ट अपडेट या कोई इन्फॉर्मेशन होता है हमारे एंड से उसको। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है उसके लिए भी आप हमको कमेंट कर सकते हो, या फिर नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है आप उस नंबर पे हमको पिंग कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ये QR कोड देख रहे होंगे, दिस इज आवर न्यू इनिशिएटिव, जहाँ हम लोग मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप अगर इस मॉक टेस्ट के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो अभी ये स्क्रीनशॉट लेके आप रख दीजिए, और जब ये वीडियो खत्म हो जाता है तब आप इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। फिर आप देखेंगे कि इस यूनिट से, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट है वो यूनिट वाइज है, तो फिर आप देखेंगे कि इस यूनिट से आपने क्या सीखा। एंड फ्रेंड्स, विथ बहुत ज़्यादा कंपल्सन जो कि मेरे टीम की तरफ से है, दैट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ तो मुझे दोबारा बुलवाया जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम। सो फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया कंप्राइज द फाइनेंशियल मार्केट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अभी वही क्या है कि ये बैकबोन की तरह काम करते हैं इकोनॉमी के। अभी जो रेगुलेटर्स हैं उनके रोल्स क्या है, इंश्योरिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ये जो है, ये वन ऑफ द प्राइम रोल है, वो है रेगुलेटर्स का। जिससे क्या होता है, ये जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही द की कंसिडरेशन इज टू मेंटेन द फंक्शनैलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम विदाउट ऑब्जेक्टिंग इन्वेस्टर्स टू एंड्योरस। कि मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक सेफ्टी फील कराने के लिए एक जो गाइडलाइंस होते हैं वो रेगुलेटर के द्वारा बनाए जाते हैं। अभी रीजंस बिहाइंड प्रूडेंट रेगुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें क्या है, बिल्ड कॉन्फिडेंस, किनके लिए, जनरेट, मेंटेन, प्रमोट पब्लिक ट्रस्ट इन द फाइनेंशियल सिस्टम। किससे क्या होगा कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसमें लोगों का ट्रस्ट आएगा, लोग जो है वो कॉन्फिडेंट होकर अपने पैसे को फाइनेंशियल सिस्टम में इन्फ्यूज करेंगे। वहीं प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, कि जिन लोगों ने पैसे अपने इन्वेस्ट करे हुए हैं, जिनके पैसे फाइनेंशियल सिस्टम में ऑलरेडी है, तो उनके लिए क्या है कि एक एडिक्वेट डिस्क्लोजर कराया जाए इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, और जो इंफॉर्मेशंस हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल हों। थर्ड, फेयर एंड इफेक्टिव मार्केट। तो उसके लिए क्या है कि रेगुलेशंस इंश्योर द फेयरनेस एंड एफिशिएंसी इन द फाइनेंशियल मार्केट। वहीं रूल अडेरेंस, इसमें क्या है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स मस्ट अडेयर टू स्टेबलाइज्ड रूल्स। मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे होता है कि कंपटीशन अगर कुछ कट थ्रोट चल रहा है तो वहाँ पे रूल्स के जो बैरियर्स हैं उनको तोड़ दिया जाता है। बट यहाँ जो रेगुलेटर्स हैं उनका काम है स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करवाना, जिससे कि मार्केट में एक क्योस ना आए, मार्केट में सारी चीज़ें स्मूथ चलती रहें। फेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें क्या है कि इंश्योर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर फेयर एंड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, नॉट प्रोवाइडेड अनफेयर एडवांटेजेस। मतलब कि जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो किसी स्पेसिफिक लोग को वर्क या किसी स्पेसिफिक ग्रुप को एडवांटेज दे रहा है। दैट शुड बी फेयर फॉर एवरीबडी। अभी हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई की। आरबीआई कब स्टैब्लिश होता है, इट इज April 1, 1935 अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी हम लोग इसको काफ़ी तेजी से रिकैप करेंगे क्योंकि हम लोग प्रीवियस यूनिट्स में इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। गवर्नमेंट ओवरसाइट, उसमें क्या है कि गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शंस टू आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये आपको पता है। लीडरशिप अपॉइंटमेंट, इसमें क्या होता है कि यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट्स द गवर्नर एंड 4 डिप्टी गवर्नर। अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है वहाँ क्या होता है कि वही जो है वो पूरे आरबीआई को कंट्रोल करती है। इसमें कौन होते हैं, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड अदर्स। अभी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। तो एक फ्लो चार्ट से हम लोग देखते हैं, पहले गवर्नर होते हैं द हाईएस्ट अथॉरिटी, डिप्टी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स,
प्रिंसिपल, चीफ जनरल मैनेजर्स, मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर एंड सपोर्ट स्टाफ। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि आरबीआई के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो पहली चीज है मॉनिटरी स्टेबिलिटी, कि जो पैसे का फ्लो है वो स्टेबल रहे मार्केट में, कुछ क्योस नहीं आना चाहिए। सेकेंड है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि मार्केट है उसमें जो पैसे का फ्लो है लोगों की तरफ, दैट शुड बी बैलेंस। थर्ड है पेमेंट सिस्टम, कि मतलब जो लोग पैसे का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एक दूसरे से, या फिर कोई भी दो एंटिटीज ट्रांजेक्शन कर रही है, वो कैसे होगा, वो पेमेंट सिस्टम की मदद से होगा, तो उसको रबस्ट रखना जरूरी है। फिर क्रेडिट अलाइनमेंट, कि मतलब कि जो क्रेडिट है, मतलब जो लोन्स दिए जा रहे हैं उनकी जो पॉलिसीज हों वो अलाइंड हों। ऐसे नहीं कि एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट टू डू वॉट एवर दे वांट टू डू, तो ऐसा नहीं होगा। प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब कि इंटरेस्ट रेट वगैरह, जैसे अभी आप देख रहे हो कि एमसीएलआर आ रहा है, तो उसमें क्या है, बैंक रेट था पहले, तो वहाँ क्या है कि एक मिनिमम बेंचमार्क जो है वो आरबीआई सेट करती है, उसके ऊपर जो है वो बैंक्स को लेंड करना होता है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर प्राइस स्टेबिलिटी, जहाँ की प्राइस बहुत ज्यादा और बहुत कम ना हो, उसको मॉडरेट करके रखने का काम जो है वो आरबीआई का है एज ए रेगुलेटर। फिर फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट, की मतलब जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनको भी डेवलप करना विथ टाइम, जिससे कि जितने भी एंटिटीज हैं फाइनेंशियल सिस्टम में, दे शुड मेक। फिर रोल्स एंड फंक्शंस, अब इसमें क्या है, मॉनेटरी अथॉरिटी, इश्यूअर ऑफ करेंसी, banker and debt manager to government, banker to banks, regulator of the banking system, manager of foreign exchange, maintaining financial stability, regulator and supervisor of the PSS payment and settlement system, developmental role। तो फ्रेंड्स पहले तो कि इनको आप एक बार बस देख लेंगे, यहाँ से कुछ ऑड वन आउट क्वेश्चन अगर निकलता है तो। अभी हम लोग एक एक करके इनको इन डिटेल देखते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है और फिर हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल जो है वो आगे करेंगे। तो फर्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी ओवरव्यू। तो इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, प्राइस स्टेबिलिटी। इसमें क्या है कि इंश्योर स्टेबल इन्फ्लेशन रेट कंड्यूसिव टू इकोनॉमिक ग्रोथ, की मतलब क्या है कि जो इन्फ्लेशन का रेट है वो रेट को क्या करना है, वो रेट को इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से अलाइन रखना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि इन्फ्लेशन आपका बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जो ग्रोथ है वो नहीं हो रहा है। अभी ग्रोथ नहीं होने से मतलब क्या है कि पर कैपिटा इनकम से लेके हर चीज, कि लोगों के पास पैसा कम होता जा रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है, देन दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। वहीं सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, वो कैसे है, फैसिलिटेटिंग एडिक्वेट क्रेडिट फ्लो टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स, प्रमोटिंग इकोनॉमिक एक्सपेंशन। मतलब कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने पहले के यूनिट्स में पढ़ा है कि हम लोगों को कहाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, या फिर जहां हम लोग कुछ ट्रेड भी कर रहे हैं वहां पे क्या है कि हमको पुश की जरूरत है। अभी पुश कैसे मिलेगा, क्रेडिट फ्लो से, मतलब लोन से नॉट। तो उससे क्या होगा कि जो इकोनॉमी है वो एक्सपेंड होगी। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, तो नेचुरली जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। थर्ड इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, मेंटेन स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम टू प्रिवेंट द डिसरप्शन, की मतलब जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको काफी स्टेबल रहना है, उसके स्टेबल रहने से ही बाकी सारी चीजें जो है वो स्मूथ चलेंगी। ये जो था वो ऑब्जेक्टिव था किसका, मॉनेटरी पॉलिसी का। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एनालिटिकल अप्रोच। वहां क्या होने वाला है कि मल्टीपल इंडिकेटर्स होते हैं आरबीआई के, आरबीआई उनको यूटिलाइज करती है। जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इनका क्या होगा कि एनालाइजिंग वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, क्रेडिट ग्रोथ, एक्सचेंज रेट, ट्रेड डायनामिक्स एंड फिस्कल पोजीशन। अभी वहीं पे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है, वो क्या है कि इनको 2016 में एस्टेब्लिश करा गया, एंड मैंडेट टू सेट द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट टू अचीव गवर्नमेंट डिफाइंड इन्फ्लेशन टारगेट, कि गवर्नमेंट जो भी इन्फ्लेशन का टारगेट को सेट कर रही है उसको जो है अचीव करना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो इसका एक ओवरव्यू रखती है अपने पास। इसमें कितने मेंबर्स हैं, consist of members from RBI and external experts, ensuring diverse perspective in policy decision making। अभी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कौन कौन से हैं उसमें देखिए, आपको पता होगा, यू मस्ट बी अवेयर फॉर CRR एंड SLR। तो CRR क्या होता है फ्रेंड्स, CRR जो है वो पैसे आरबीआई के पास पार्क करे हुए होते हैं
बैंक्स बाय बैंक्स। वहीं एसएलआर क्या होता है कि इन पैसों को साइड करके रखा जाता है बैंक के अंदर ही इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, कुछ ऐसा लिक्विड एसेट जिसको आसानी से तुरंत कैश करा जा सके, एंड सिक्योरिटीज। तो ये जो चीजें हैं उसको बैंक में ही रखना है, बट बैंक हैज टू इंश्योर कि जो एसएलआर है वो उनका कवर्ड है। तो ये क्या है कि इनका काम है रेगुलेट करना। और हाँ फ्रेंड्स, जो सीआरआर है वो कहाँ डिफाइंड होता है, दैट इज अंडर सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट। और जो एसएलआर है वो अंडर सेक्शन 24 ऑफ बीआर एक्ट। तो फ्रेंड्स ये जो है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कहीं से कहीं भी आता है और अक्सर पूछा जाता है। तो आपको ना इन चीज़ों को लेके बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आ रही हैं और ये अगर आप गलत करके आ रहे हो, देन इट इज़ नो वेयर जस्टिफाइड टू डू द प्रिपरेशन। रेगुलेट लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम बाय स्पेसिफाइंग रिजर्व सिक्योरिटीज बैंक मस्ट मेंटेन। तो ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। अभी सेकेंड थिंग इज एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें क्या होता है कि अलाउज फॉर डेली लिक्विडिटी मैनेजमेंट थ्रू रेपो एंड रिवर्स रेपो ऑक्शन बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेट्रल। अभी हम लोग रेपो एंड रिवर्स रेपो को देखते हैं। तो रेपो रेट क्या है, एट विच द बैंक बोरोज द फंड्स फ्रॉम आरबीआई। उसके लिए बैंक को क्या देना होता है, आरबीआई को, बैंक को आरबीआई को जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो देनी है विद अ प्रॉमिस ऑफ रीपर्चेज। यहाँ देखिए दो चीजें हैं, एक तो है कि सिक्योरिटीज जो है वो देनी है, सेकेंड थिंग कि आपको रीपर्चेज का प्रॉमिस भी देना है। तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि रेपो मतलब है कि उस रेट पे पहले आप सिक्योरिटी दो और फिर उनसे पैसे लो आरबीआई से, और आपने बाद में ये पैसे लौटाने हैं, और जो सिक्योरिटीज हैं उनको आपने रीपर्चेज करना है। तो ये जो ओवरऑल ट्रांजेक्शन है, एक साइक्लिक ट्रांजेक्शन है, वो होना है। सेकेंड इज रिवर्स रेपो रेट। यहाँ क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, आरबीआई जो है वो फंड को लेती है कब, जब बैंक के पास फंड जो है वो एक्स्ट्रा हो, इन दैट केस। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये क्या है, इन्वॉल्व्स outright sale and purchase of government securities to manage medium term liquidity in the system। वहीं क्या है, एमएसएफ, जिसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी बोलते हैं और स्टैंडिंग डेवलपमेंट फैसिलिटी भी बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स द फंड टू बैंक्स एट द रेट हायर देन रेपो रेट अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट इज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, एमएसएस। इसमें क्या होता है, इंट्रोड्यूस्ड इन 2004 टू एब्जॉर्ब excess liquidity beyond government's borrowing program through treasury bills and dated securities issuance। अभी इसमें क्या होता है, यहाँ एक्सेस लिक्विडिटी की बात आ रही है। अभी एक्सेस लिक्विडिटी मतलब क्या है कि पैसे जो हैं वो बढ़ रहे हैं, सिस्टम में जो है वो पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। अभी सिस्टम में पैसा बढ़ रहा है तो उसको क्या करना है कि गवर्नमेंट कुछ बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज जो है वो रिलीज करेगी, ट्रेजरी बिल्स रिलीज करेगी, और उसका क्या होगा कि वो लोग खरीदेंगे, बैंक उसको खरीदेगी, और जो फंड है उनका वो लॉक हो जाएगा। इवन फ्रेंड्स आपको ट्रेजरी बिल्स के बारे में पता होगा कि जो ट्रेजरी बिल्स हैं, टी बिल्स, वहां पे कॉल नोटिस एंड टर्म होता है, जहां 1 डे 1 to 15 डेज एंड 50 एंड अबव डेज जो होते हैं, उसका एक कैलकुलेशन है। वो हम लोग आगे इन डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन फॉर योर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है अबाउट ट्रेजरी बिल्स। नेक्स्ट इज रोल इन स्टेट गवर्नमेंट बैंकिंग। So acts as a banker to state government, maintaining their accounts and providing financial services. Other ways and means advances, overdraft to address temporary cash flow mismatches. The state deposit facility offers a buffer against the liquidity shock by allowing states to park their surplus funds with आरबीआई। अभी वहीं इशूअर ऑफ करेंसी, इसमें क्या होता है कि ये जो है इनके पास सोल अथॉरिटी है करेंसी को इशू करने की। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मैनेजेस द करेंसी डिजाइन प्रोडक्शन ओवरऑल सप्लाई इन कोलिब्रेशन विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंश्योर एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ क्लीन एंड जेन्युइन करेंसी नोट्स। ये किनका है, आरबीआई का। अभी कॉइन प्रोडक्शन में भी इनका इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज oversee the government's production of coin, ensuring the currency integrity and availability.
अभी करेंसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि करेंसी नोट के इवोल्यूशन को हम लोग देखते हैं। उसमें क्या है कि पहले प्राइवेट बैंक इशुएंस था। उसमें क्या था कि प्राइवेट बैंक्स कौन-कौन से? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास जो है, जिनको हम लोग पहले प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जानते थे, और ये तब प्राइवेट एंटिटीज़ थे। इनके पास ये काम था नोट्स इश्यू करना। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट की मोनोपोली आई। उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट पेपर करेंसी एक्ट ऑफ 1961 गिव द गवर्नमेंट अ मोनोपोली ऑन करेंसी प्रिंटिंग। मतलब कि गवर्नमेंट ने इसको अपने हाथ में ले लिया। गवर्नमेंट ने बोला ये हम करेंगे, नोबडी एल्स कैन डू। फिर क्या होता है, आरबीआई स्टेब्लिश होती है कब? 1935 में। आरबीआई इश्यूज इट्स फर्स्ट पेपर करेंसी रुपीज 5 रुपीज नोट इन जनवरी 1938। फिर इनके डिनोमिनेशन का एक्सपेंशन होता है 10 रुपीज, 100,000, 10,000। कब तक? 1938 तक। फिर डीमोनेटाइज करा जाता है, मतलब कि 1,000 रुपीज एंड 10,000 के नोट्स को 1946 में अनअकाउंटेड मनी डिक्लेयर कर दिया जाता है। फिर से री इंट्रोडक्शन होता है 1954 में, बट फिर से उसको 1978 में विड्रॉ कर लिया जाता है। अभी रिसेंट डिमोनेटाइजेशन आपको पता ही है, 500 एंड 1,000 रुपीज नोट का जो है वो 2016 में हुआ था। अभी प्रिंटिंग अथॉरिटी जो है कि गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू प्रिंट अप टू 10,000 एंड हायर डिनोमिनेशंस रिक्वायर आरबीआई एक्ट अमेंडमेंट। कि मतलब 10,000 से ज़्यादा के करने हैं तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अभी फैक्टर्स जो हैं वो क्या-क्या हैं कंसिडरेशन में? दैट इज इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ, foiled बैंक नोट रिप्लेसमेंट एंड रिजर्व स्टॉक डिटरमाइंस करेंसी प्रिंटिंग। कि मतलब इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के करेंसी को प्रिंट करा जाता है। अभी कॉइन मिंटिंग जो है दैट इज गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट आरबीआई, एंड गवर्नमेंट ओनली इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मिंटिंग कॉइन्स। अभी 1 रुपी नोट का क्या है कि इशूड फ्रॉम 1940 विद फाइनेंस सेक्रेटरी सिग्नेचर रिफ्लेक्टिंग इट्स स्टेटस एज कॉइन। मतलब कि जो 1 रुपी नोट है वो कॉइन की तरह ट्रीट करा जाता है। गवर्नमेंट कंटिन्यूड इशूइंग रुपीज 1 नोट अंटिल 1994। फिर इसको स्टॉप कर दिया गया एंड देन अगेन इट रिज्यूम्ड इन 2015। बैंकर एंड डेट मैनेजर ऑफ द गवर्नमेंट रोल ओवरव्यू। तो इसमें क्या है कि क्रूशियल रोल ऑफ आरबीआई मैनेजेस बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑफ the government essential financial operations. Similar to individuals and business, government requires a banker for effective resources mobilization and financial management. तो जो गवर्नमेंट का बैंक की बात हो रही है, तो वो जो है वो आरबीआई है। और गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के डेट मैनेजर है वो भी आरबीआई ही है। बैंकिंग फंक्शन अभी क्या है कि एक्ट्स एज अ बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल, हैंडलिंग द अकाउंट्स, फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसके? गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग फंड्स इनटू गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड मेकिंग पेमेंट्स एज रिक्वायर्ड। कि मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट रिसीव करना, पेमेंट करना, ये सारी चीज़ें जो है वो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंश्योर स्मूथ फंड ट्रांसफर contributing to seamless flow of financial activities. Next, resource mobilization. RBI acts the government in raising funds from public, playing a pivotal role in financial government operations and projects. The responsibilities are manages government accounts, ensuring accuracy and transparency in financial records, handles receipts and payment efficiently to meet government obligation. फंक्शन ऑफ आरबीआई एज बैंकर एंड डेट मैनेजर। अभी इसमें क्या है कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन अंडरटेक्स द बैंकिंग ट्रांजेक्शन फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, फैसिलिटेट रिसिप्ट एंड पेमेंट, मेंटेनिंग द एक्यूरेट एंड अप टू डेट गवर्नमेंट अकाउंट। अभी डेट मैनेजर की बात कि मैनेजेस द गवर्नमेंट्स डोमेस्टिक डेट्स, इंश्योरिंग टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव बोरोइंग, डेवलप्स द market for government securities to enable efficient debt raising.
एंड फ्रेंड्स यहाँ मैं ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ अंडरलाइन करके रीड कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी अपने प्रीवियस यूनिट्स में बहुत ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एक पूरा का पूरा जो यूनिट था वही आरबीआई के ऊपर था। So market development, so develops government securities market, providing benchmark for other entities borrowing, facilitate transmission of monetary policy action through market operation. Cost effective financing aims to raise public debts in a cost effective manner, minimizing borrowing cost for the government, and ensures availability of government securities at the reasonable cost, supporting fiscal sustainability. And the integral role is to overall government finance management, ensuring transparency, effectiveness, and fiscal discipline. Bankers to bank, so account maintenance. All banks maintains account with RBI for various banking operations. Functions क्या है? It facilitates fund transfer and settlement of interbank transactions, enable banks to meet statutory reserve requirements. Lender of last resort, इसका मतलब क्या होगा? ये काफी इंपॉर्टेंट कॉइन टर्म है, ये क्वेश्चन आता रहता है. So crucial role in providing liquidity to banks in their need, act as a safety net for banks unable to secure short-term resources from the interbank market, stabilizing impact. So protects investors' interest and stabilize the financial system, ensures the smooth functioning of economy by averting potential banking crisis. नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. अभी इसमें क्या है कि सेंट्रल रोल जो है, इंश्योर सेफ्टी, साउंडनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज acts as the regulator and supervisor of the bank, safeguarding depositors' interest. So the framework development क्या है कि establishes a framework for orderly banking sector development, conduct operations favorable to customers' interest. ये सारी चीजें कौन करता है? ये आरबीआई करता है. Financial stability maintains overall financial stability through preventive and corrective measures. So supervision scope क्या है? Oversees various entities in India's financial infrastructure. में क्या है कि commercial बैंक जो है, including specialized banks, development financial institutions, urban cooperative banks, RRBs and NBFCs. अभी फंक्शन क्या है ऑफ बैंकिंग रेगुलेटर? उनको लाइसेंसिंग, उनका कैपिटल रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉनिटरिंग, देन सेट्स प्रूडेंशियल रेगुलेशन, ensuring solvency and liquidity, prescribes lending to priority sector, regulates interest rate, stabilize regulatory norms for income recognition, asset classification, provisioning, investment valuation, exposure limit, etc. अभी मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. नेक्स्ट इज मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? एडमिनिस्टर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. फिर ये क्या रेगुलेट करते हैं? ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करते हैं बाय इशूइंग एडी लाइसेंस, ऑथराइज्ड डीलर लाइसेंस टू बैंक्स एंड सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस. फिर इनके रूल्स क्या हैं? इन फॉरेन एक्सचेंज regulates the external sector transactions, facilitate foreign exchange market development, ensure smooth and orderly domestic foreign exchange market conditions. तो फ्रेंड्स, यहाँ जो भी आप पढ़ रहे हो ना, ये क्या है कि 1 मार्क क्वेश्चन में ऑड वन आउट की तरह आ सकता है कि आरबीआई जो है वो मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की तरह काम करने में कौन कौन से फंक्शंस करती है. तो नेक्स्ट इज एसेट मैनेजमेंट, manages foreign currency assets and gold reserves of the country, crucial for economic stability and financial security. Next is
रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो PSS Act 2007, Payment and Settlement System Act, granted RBI oversight, ensuring regulation and supervision. कमिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या है कि बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन फॉर्म टू ओवरसी द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। वहीं इनका जो रोल है वो क्या है, ये इन्हांस करते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी को, इंश्योरिंग स्मूथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, क्योंकि ये दोनों ही जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। किसी भी इकोनॉमी में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर रोबस्ट नहीं रहेगा तो क्या होगा कि लोगों का जो ट्रस्ट है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम के ऊपर से थोड़ा कम हो जाएगा। अभी रिटेल पेमेंट सिस्टम्स को हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें क्या-क्या है, चेक क्लियरिंग, CTS, NEFT, IMPS, सेटलमेंट ऑफ कार्ड पेमेंट्स, बल्क पेमेंट लाइक ECS और NACH जो क्लियरिंग हाउस है अभी, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म और इंटरबैंक ट्रांसफ़र। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अभी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंदर काम कर रही हैं और इनके जो रेगुलेटर हैं वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट को लेके RBI है। फिर लार्ज वैल्यू पेमेंट सिस्टम्स, अब इसमें क्या है कि जो RTGS होता है वो हो, सिक्योरिटी सेटलमेंट सिस्टम फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, फॉरेन एक्सचेंज क्लियरिंग फॉर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग फॉरेन करेंसीज हो। तो ये सारा जो रेगुलेशन है वो अगेन RBI के ही पास है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसमें क्या होता है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो है उसको ध्यान में रख के सेंट्रल बैंक प्रायोरिटाइज करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, और ये इनका एक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव जो कहते हैं ना, क्रूशियल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है कि ये एकदम, ये तो होना ही होना है कम से कम। फिर क्रिटिकल रोल में सेंट्रल बैंक्स आर की इंस्टीट्यूशंस टू मेंटेन द फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंश्योरिंग stability. RBI's involvement. RBI contributes to financial stability through various rules and activities. Key functions कौन कौन? Conduct the macro-prudential surveillance of the financial system, develops models of assessing financial stability, prepares half-yearly financial stability report. ये एक important point है. Builds a database of key variables impacting the financial stability. Develops the time series of core financial indicators, conducts the stress test, and इनकी रिपोर्टिंग जो ओवरऑल है वो कहाँ है? It publishes periodically in Financial Stability Report initiated in March 2010 to inform the stakeholders about the health of financial system. फ्रेंड्स, मैंने ये पहले भी मार्क किया है, अगेन आई एम मार्किंग. नेक्स्ट, डेवलपिंग एंड नर्चरिंग इंस्टीट्यूशंस, सो सपोर्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वो कैसे होगा? to ensure credit availability to productive or productive sector, fostering economic growth by facilitating financing for the industries and businesses. ये हम लोगों ने प्रीवियसली भी देखा था एक बार फिर से कि जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए अगर अवेलेबल है तो वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, और अगर कोई बिजनेस एक्सपैंड होता है तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी के ऊपर आता है. बिल्डिंग फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर establishes institutions crucial for the financial system's backbone, contributing to the country's financial infra, expanding the access to financial systems, promote financial inclusion by expanding access to affordable financial services for all the segments of society. Institutions established by RBI, इसमें कौन कौन से हैं? Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation 1962, it protects bank depositors and guarantee credit facility for small borrowers. और इसकी लिमिट अभी कितनी है? इसकी लिमिट है पर लाख पर कस्टमर. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI, the first mutual fund in India. Industrial Development Bank of India, the development financing
इंस्टीट्यूशन फॉर इंडस्ट्रीज एंड फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं पहले। नेक्स्ट इज नाबार्ड, फिर डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसिंग ऑफ इंडिया, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। एनएचबी, इसको भी हमने प्रीवियस यूनिट में डिस्कस किया है। सिक्योरिटी एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1994, ये जो है वो प्राइमरी डीलर की तरह एक्ट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एफर्ट, आरबीआई emphasizes financial inclusion and utilizes various tools as an ongoing effort to promote inclusive growth. Next is regulatory aspect of cooperative banks. Inclusion of RBI Act 1934. So, urban cooperative banks are included in the second schedule of RBI Act, subject to specified threshold for their net demand and time liability and DTL. Regulatory oversight क्या है? Cooperative bank includes UCBs were brought under the purview of Banking Regulation Act from March 1st, 1966, with RBI serving as regulatory and supervisory authority overseeing their banking operation. वो expand हो गया जिसकी वजह से इनको फिर लाना पड़ा मैनेजरियल जुरिडिक्शन। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर पूरा एक यूनिट प्रीवियसली पढ़ा है, आपको याद होगा, तो आप यहाँ से इसको तेजी से रिव्यू कर सकते हो। मैनेजरियल aspect of UCBs falls under the jurisdiction of state government through their respective Cooperative Societies Act. Operational scopes, most UCBs operate within a single district and adjoining some districts, while some operates across the states. उसके लिए क्या टर्म है? मल्टी स्टेट यूसीबीज एंड रजिस्टर्ड अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर जो मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायर्ड है, इन चीज़ों को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कैपिटल एडुकेसी जो है वो 9% है टायर 1 यूसीबीज के लिए, जो अभी रिवाइज हुआ है दैट इज 12%। यूसीबीज नॉट मीटिंग द रिवाइज चार मस्ट अचीव 10% कब तक? मार्च 24 तक। 11% कब तक? 25 तक। एंड 12% कब तक? 26 तक। रिस्क वेट असाइनमेंट जो है उसमें क्या है कि यूसीबीज ऑफ ऑल टायर्स टू assign the risk weight on housing loan based on LTV ratio alone. Capital inclusion क्या है इनका? Considers revaluation reserves for inclusion in tier 1 subject to applicable discounts similar to scheduled commercial banks. So next we are coming to Securities and Exchange Board of India, SEBI, ये भी एक regulator है। So अभी फिलहाल हमको इनके establishment के details को देखते हैं। तो background क्या है? So business volume surges in both primary and secondary segments of Indian capital market following the 1991 reform package. जब ये सर्ज हो जाता है, बढ़ जाता है, तब क्या होता है? Existing supervisory framework was found to be fragmented and inadequate, कि मतलब जो existing जो चीजें थी वो ऐसे लग रहा था कि डील नहीं कर पा रही हैं इन इतने हाई वॉल्यूम बिजनेस के साथ। तो फिर इसमें क्या होता है? फिर सेबी को एस्टेब्लिश करा जाता है एज एन autonomous, statutory and integrated organization to ensure the smooth functioning of the capital market। और साथ में क्या होता है कि इनको कुछ statutory powers भी दिए जाते हैं कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। सेबी जो है वो एस्टेब्लिश कब हुआ था? और एज पर द एक्ट सेबी एक्ट 1992 होता है, इंक्लूड्स द प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, की जो इन्वेस्टर्स हैं कैपिटल मार्केट में उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और मार्केट डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए जो है वो इसको एस्टेब्लिश करा गया था। अभी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या होगा इसमें देखिए कि एक चेयरमैन होंगे सपोर्टेड बाय 3 फुल टाइम मेंबर्स एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स इंक्लूडिंग ऑफिशियल्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड आरबीआई। जो फुल टाइम मेंबर्स हैं आर बैक्ड बाय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड अदर लाइन ऑफिशियल्स। अभी इनके फंक्शंस क्या हैं कि रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स ऑल द मार्केट इंटरमीडिएटरीज पेनलाइजिंग वायलेशंस, की मतलब अगर कोई वायलेशन हो रहा है तो उनको पेनलाइज भी करते हैं और साथ ही वो रेगुलेट करते हैं सारे ही इंटरमीडिएटरीज को। रेगुलेट इंटरमीडिएटरीज इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स इंश्योरिंग द कंप्लायंस एंड मार्केट इंटीग्रिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स, हम लोगों ने पहले भी देखा कि इन्वेस्टर्स को के लिए प्रोटेक्शन, मार्केट डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी एनफोर्समेंट, जो ये जो है इनकी
कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये जो है कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो आपको देखनी है, जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज पावर एंड रेगुलेशंस। इसमें क्या है कि रेगुलेटरी मेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, प्रमोट इन्वेस्टर्स एजुकेशन, regulates substantial share acquisition and takeovers। अभी वहीं क्या है कि conducts inquiries, audits, inspection of market entities to enforce compliances। फिर क्या है कि facilitate information sharing and levies fees for regulatory purpose। अभी लीगल अथॉरिटी की बात करें तो उसमें क्या होता है कि एम्पावर्ड बाय सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट, जो रेगुलेशन एक्ट है 1956 to regulate or prohibit the issuance of prospectus, offer documents or advertisement soliciting money for securities। तो इन चीजों में क्या है कि इनका पूरा इंटरवेंशन है, holds the power to investigate and take action against the violation। नेक्स्ट है IRDAI। तो IRDAI जो है वो आपको नाम से ही समझ आ रहा है, ये इंश्योरेंस रेगुलेटर है। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होने वाला है वो क्या है, हेडेड बाय चेयरमैन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। बोर्ड जो है वो 5 होल टाइम मेंबर्स एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में जो है वो अगेन कि गवर्न बाय सेक्शन 4 ऑफ IRDAI एक्ट 1999 outlining its organizational structure and functioning। Chairman and members oversee various functions ensuring the regulatory compliance and industry developments। अभी रेगुलेटरी ड्यूटीज की बात करें, ड्यूटीज टू रेगुलेट, प्रमोट, इंश्योर द ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस मतलब क्या हुआ कि जो लोगों को कंपनी प्रोटेक्ट कर रही है, री इंश्योरेंस मतलब जो कंपनीज इंश्योर्ड कर रही हैं लोगों को, उनको री इंश्योर करने के लिए कुछ कंपनीज हैं, दैट इज री इंश्योरेंस। प्रोटेक्ट्स पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट, प्रमोट्स प्रोफेशनल कंडक्ट एंड इंश्योर द एफिशिएंसी इन इंश्योरेंस ऑपरेशंस। अभी पावर एंड फंक्शंस की बात करें तो इश्यूज सर्टिफिकेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, स्पेसिफाइज क्वालिफिकेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट, रेगुलेट्स इन्वेस्टमेंट एंड adjudicate dispute, conducts inspection, inquiries and investigation, monitors tariff regulations, supervises the tariff advisory committee। इंश्योरेंस कंपनीज जो है उनके साथ क्या है, रेगुलेट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इंक्लूडिंग स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स, सारे जो हैं वो रेगुलेट होते हैं IRDAI के। Reinsurance companies supervises the reinsurance companies operating in India, ensuring the compliance with regulatory standards। Intermediaries means वो जो बीच बीच में काम करते हैं, कौन, लाइक कॉर्पोरेट एजेंट्स, ब्रोकर्स, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स, सर्वेयर्स और लॉस एसेसर्स। तो ये जो है इनके लिए भी जो रेगुलेशंस है वो IRDAI के थ्रू ही आता है। अभी सुपरविजन मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है, कंडक्ट्स ऑन साइट एंड ऑफ साइट इंस्पेक्शंस, रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंश्योरर्स एंड मॉनिटर्स फाइनेंशियल हेल्थ टू इंश्योर द रेगुलेटरी कंप्लायंस। अभी माइक्रो इंश्योरेंस इनिशिएटिव की बात करें तो इश्यूज regulations to provide affordable insurance products for low income individuals, promote standardized micro insurance products and permit the NGOs and SHGs to act as agents। अभी हम लोग देखने वाले हैं PFRDA। सो फ्रेंड्स, अभी तक जो हम लोग देखते जा रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये रेगुलेटर्स हैं जो एक एक बड़े बड़े सेगमेंट्स जो हैं उनको लीड कर रहे हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं PFR, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनका एस्टेब्लिशमेंट कब होता है, 2003 में ये एस्टेब्लिश होता है। एम क्या है, प्रमोट, रेगुलेट एंड डेवलप द पेंशन सेक्टर इन इंडिया। इनका की इनिशिएटिव जो है वो है NPS जो है उसको लॉन्च करना एंड एक्सटेंडेड टू ऑल सिटीजन इन 2009, ऑपरेट्स अंडर ज्यूरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अभी फिर से इनके फंक्शंस को हम लोग देखें तो प्रमोट पेंशन स्कीम्स, अपॉइंट इंटरमीडिएटरीज, एजुकेट स्टेक होल्डर्स, addresses grievances related to pension schemes। अभी functions इनके क्या है कि promotion of pension schemes like foster both mandatory and voluntary pension scheme to address the old age income need for
retired individuals. Administer National Pension System NPS Tier 1 and Tier 2. Appointment of intermediaries. Appoints various intermediaries such as pension fund manager, CRA, point presence agencies to facilitate function pension schemes. अभी स्टेक होल्डर एजुकेशन में क्या है कि educates the public and stakeholders about the importance and benefits of pension schemes, conducts the training for intermediaries to enhance awareness and understanding. फ्रेंड्स, मैं वहीं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ ज़रूरत है, अदरवाइज यहाँ पे चीज़ें जो है वो सेल्फ एक्सप्लिसिट है. नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं कि इंटरमीडिएटरीज जो हैं वो कैसे काम कर रही हैं उनके डिटेल्स की तरफ. अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो CRA है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, इसका बेसिक काम क्या है इसको हम लोग इन डिटेल भी अभी देखने वाले हैं. यहाँ एक आइडिया पर्पज के लिए देख रहे हैं. इनका काम है एडमिनिस्टर एंड मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ NPS सब्सक्राइबर्स, इशू PRAN परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर्स. तो फ्रेंड्स ये जो है ये 1 मार्क क्वेश्चन की तरह ट्रीट करे जा सकते हैं. मैनेजेस कंट्रीब्यूशन, वहीं पेंशन फंड मैनेजर्स PFMs, इनका काम क्या है इन्वेस्ट एंड मैनेज द फंड of NPS subscriber according to PFRDA guidelines, maintains the record, constructs portfolio and report to PFRDA. वहीं कस्टोडियन का काम क्या है safeguard the securities and assets held by the NPS subscribers, collect the benefits, maintain records, handle subscribers grievances related to intermediaries. Point of presence agencies POPS, इसमें क्या facilitate subscriber onboarding, verify KYC documents and collect the contributions, maintain transaction records and handle subscriber requests and complaints. वहीं अभी ट्रस्टी बैंक क्या है receives and reconcile the NPS fund, transfer the fund as per CRA instructions. अभी हम लोग इनको एक एक करके इन डिटेल देखेंगे. तो CRA सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज एंड देयर फंक्शंस. तो अभी हम लोग देखते हैं कि इनका काम जो है एडमिनिस्ट्रेशन का है एंड रिकॉर्ड कीपिंग का. मैनेज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर रजिस्टर्ड अंडर NPS. प्लान इशू करना जो है वो इनका ही काम है. ऑपरेशनल इंटरमीडिएटरीज की मतलब ये एक्ट एज लाइसेंसिंग पार्ट बिटवीन PFRDA एंड अदर एंटिटीज लाइक पेंशन फंड्स, ट्रस्टी, बैंक, ETC. अभी कंट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि मॉनिटर द कंट्रीब्यूशन मेड बाय NPS सब्सक्राइबर एंड अपडेट्स द रिलेवेंट इंटरमीडिएटरीज. वहीं अभी स्टेटमेंट प्रोविजन की बात करें तो रेगुलर furnish the periodic and updated PRAN statements to all the subscriber. फंड सेटलमेंट ओवरसाइट की तरफ बात करें तो oversees the settlement of fund invested and allocated units to subscribers accordingly. वहीं पेंशन फंड मैनेजर्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट मैंडेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिंग एंड मैनेजिंग फंड्स ऑफ सब्सक्राइबर इन नेशनल पेंशन स्कीम NPS, invest contribution of subscribers in accordance with the rules and guidelines set by PFRDA. रिकॉर्ड मेंटेनेंस जो है वो इनका भी काम है. कंस्ट्रक्ट पोर्टफोलियो ऑफ कस्टमर ऑप्टिंग फॉर ऑटो एलोकेशन ऑफ फंड बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस. तो फ्रेंड्स यहाँ जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह के बनेंगे कि कौन सी इंटरमीडिएटरी जो है वो PFRDA में पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, तो दैट इज पेंशन फंड मैनेजर्स. तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो पिक होंगे और ये थॉरली पूरे थ्रू आउट जो फंक्शंस हैं उनमें पिक होंगे. ये मैंने एक एग्जांपल की तरह आपको बताया है. रेगुलेटर्स रिपोर्टिंग सबमिट्स report to PFRDA on consistent basis detailing investment activities and performance. Financial disclosure provides public disclosure of financial information as per the guideline issued by PFRDA. कस्टोडियन का काम क्या होता है अकाउंट मेंटेनेंस का, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड एसेट्स हेल्ड बाय कस्टमर, collects assured benefits on securities and assets on behalf of customers, acts as domestic depository and forms related functions, inform the customer about the action taken or to be taken by issuer of securities, maintains and reconcile the records of service provided. Again जो KYC responsibility है that lies here also, that responsible for updating KYC information upon the subscriber's request including
change in name, address, contact information, and grievance handling जो है that is also part of custodian, where address the complaints and grievances raised by subscriber against any intermediaries of the PFRDA. पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसी, इसमें क्या होता है कि फ्रंट लाइन सर्विस प्रोवाइडर्स जो है कि एक्ट एज प्राइमरी इंटरफेस बिटवीन कस्टमर एंड एनपीएस। वहीं की फंक्शंस की बात करें तो रिसीव्स एंड एनालाइज द एप्लीकेशन फॉर्म and KYC documents from NPS applicant, verify the KYC documents as necessary, collects and verify the NPS contribution from the subscriber, deduct and collect the NPS application fee and provides receipt to the subscriber, upload the contribution files on to the Central Record Keeping Agency CRA system, maintains the comprehensive transaction record for all the NPS accounts, प्रोसेस सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डिटेल। तो जो पीओपीज हैं उनका जो काम है वो फ्रंट लाइन एंड जो सर्विसेज हैं बेसिक नेसेसिटीज उनकी तरफ है। वहीं ट्रस्टी बैंक जो है वो रिसीविंग एंड मैनेजिंग द फंड्स, रिसीव्स फंड्स फॉर एनपीएस फ्रॉम across the country via zonal and regional offices, verification and transfer, so verifies amounts received from zonal offices, ensure accurate fund transfer discrepancies and rectified promptly. Fund management जो है वो prepare the fund received information by consolidating all the received funds for NPS, transfers funds as per instructions from the central record keeping agencies for various entities, reconciles daily balance in line with CRA requirements, and record maintenance का एक और जो part है that is maintain detailed record of contribution by nodal offices and related documents. So friends, this was all about the regulators of the financial system. So I hope friends कि इससे आपको एक clarity मिली होगी। यहाँ जो आपको QR कोड दिख रहा है, आप इस वीडियो के तुरंत बाद इस QR कोड के थ्रू टेस्ट दीजिए जिससे कि आपको आपका डेवलपमेंट पता लग सके। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।